Dear students, today we are going to study how to balance chemical equation. In previous classes, we have seen how to write chemical equation. हम लोगों ने देखा था कि जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट्स राइट साइड में और बीच में एक एरो होता है। एरो की जो डायरेक्शन बताती है कि रिएक्टेंट्स कंबाइन करके केमिकली कंबाइन करके क्या बनाएगा, दैट इज द प्रोडक्ट जो राइट साइड में लिखते हैं। और अगर रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हो तो प्लस साइन से ऐड कर देते हैं और अगर प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो एक से ज़्यादा तो उसे प्लस साइन से हम ऐड कर देते हैं। और अगर कोई मटेरियल सॉलिड है तो उसके बगल में ब्रैकेट में एस लिख देते हैं। अगर वो लिक्विड है तो एल लिख देते हैं ब्रैकेट में। अगर वो पानी में घुला हुआ है तो AQ लिख देते हैं। और अगर वो प्रेसिपिटेट कर रहा है मतलब वो सॉल्यूशन में घुला हुआ अवस्था में नहीं मिलेगा, वो तल पे बॉटम पे बैठ जाएगा तो हम उसको डाउन एरो से प्रेस करें। और अप एरो अगर वो गैस है तो वो अप एरो प्रेस करते हैं, अप एरो का सिंबल दे देते हैं। तो इस तरीके से वी नो कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर कोई टेम्परेचर है, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो उस टेम्परेचर को एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन किसी कंपाउंड किसी मटेरियल के प्रेजेंस में होता है, जिसे कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो कंपाउंड है जो अपने प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को मतलब उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जिसे कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का नाम भी एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो ये तो सारी बातें हमने स्टडी किया था प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें बताया गया था कि केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे। टुडे वी विल सी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस a chemical equation। सबसे पहली बात, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये है कि मास इज कंजर्व, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये ट्रूथ होता है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ये पाते हैं कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। अगर हम कहते हैं कि H2 प्लस O2 H2O बना, तो ये जो रिएक्टेंट्स है इसकी टोटल मास इसके टोटल मास के बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होगा। तो ये संभव कैसे है? ये संभव तभी है जब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स एक पार्टिकुलर एलिमेंट है। जैसे यहां देखो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन दो तरह का एलिमेंट रिएक्टेंट्स में है। वाटर में भी दोनों एलिमेंट मौजूद हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन है यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड में अगर इक्वल हो जाता है तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को कंसेप्ट है, उसको फॉलो करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं, हम एटम्स के संख्या को लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बराबर करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन इधर दो है, H2 का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन का दो एटम है, तो इधर भी हाइड्रोजन का दो एटम होना चाहिए, दो है, मतलब हम कहेंगे कि हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की दो एटम है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की तो एक ही एटम है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ भी दो होना चाहिए। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास को
फुलफिल करने के लिए हम लोग की कोशिश ये होती है कि रिएक्टेंट्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक पार्टिकुलर एलिमेंट का वही होना चाहिए जो प्रोडक्ट में उस पार्टिकुलर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स है। मतलब जब हम बैलेंस करेंगे तो ये करेंगे कि रिएक्टेंट्स में जो जो एटम है पार्टिकुलर एलिमेंट का उसकी संख्या गिन लेंगे और प्रोडक्ट में जो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का जितने एटम्स हैं उसे काउंट कर लेंगे, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर दैट। Na, that is sodium, plus H2O, it will form sodium hydroxide NaOH plus H2O. अब ये रिएक्टेंट्स हुआ और ये प्रोडक्ट्स हुआ। हम एक चार्ट बनाएंगे, रिएक्टेंट्स के लिए अलग, प्रोडक्ट के लिए अलग। रिएक्टेंट्स में क्या क्या मौजूद है? सोडियम मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। 3 तरह के एलिमेंट मौजूद है। तो यहां पर भी प्रोडक्ट में भी सोडियम मौजूद होनी चाहिए। जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में है, वो एलिमेंट राइट साइड में मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि वो अलग अलग कंपाउंड के रूप में मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा। ऑक्सीजन भी इधर है, होना ही है। अब हम काउंट करेंगे। हम रिएक्टेंट साइड में देखेंगे कि सोडियम एक एटम है, तो यहाँ ये लिख दिया। H2 जो नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा होता है वो नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो यहाँ 2 हम लिख दिए। ऑक्सीजन यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब हम राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। सोडियम के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 एटम है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो ऑक्सीजन 1 एटम है। हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है और 2 है यहाँ, तो 2 1 3, हाइड्रोजन 3 है। इस चार्ट को आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सोडियम इक्वल है, मतलब सोडियम इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन का भी संख्या बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 3 है, मतलब हम कहेंगे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने की जो तरीका है वो ये है कि हम किसी भी एलिमेंट, चाहे वो सोडियम हो या कंपाउंड वाटर हो या कंपाउंड उसके आगे मतलब यहाँ पे उसके आगे हम कोई भी संख्या, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O के आगे 4 लिख दें तो इसका मतलब ये होगा कि 4 × 8, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। मतलब ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड के आगे जिससे उसकी संख्या पर असर पड़ता है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो दोनों को इक्वल कैसे किया जाए? अगर हम यहाँ पे इसके आगे 2 लिख दे तो ये कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 4, लेकिन इसका असर ऑक्सीजन में भी पड़ा है। ऑक्सीजन 2 हो गया, यहां लिखेंगे × 2, मतलब ऑक्सीजन 2 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन को 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हम इस ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 × 2 हो गया। सोडियम भी डिस्टर्ब हो गया। सोडियम कितना हो गया? सोडियम जो 1 था वो भी 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया और 2 इधर 4 हो गया। मतलब ये जो है ये 4 हो गया।
अब आप देखो ऑक्सीजन बैलेंस है 2-2, हाइड्रोजन भी 4-4 बैलेंस हो गया, सोडियम इधर 1 है इधर 2, सोडियम बैलेंस नहीं है, तो सोडियम यहाँ पर 1 है यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पर एक 2 लिख देंगे, तो सोडियम भी 2 हो गया। अब आप देखो सोडियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। So we have balanced this chemical equation. Now we will see another example. Fe, that is iron, plus H2O, it will form Fe3O4 ferric oxide plus हाइड्रोजन। अब आप यहां पर भी देखो रिएक्टेंट्स की एक टेबल बना लेते हैं और यहां प्रोडक्ट की एक टेबल बना लेते हैं। एलिमेंट कौन कौन सा है? Fe है, और कौन है? हाइड्रोजन है, और कौन है? ऑक्सीजन है। और सेम एलिमेंट यहां भी होना चाहिए। आप देखोगे इधर भी Fe मिलेगा, इधर भी हाइड्रोजन मिलेगा और इधर भी ऑक्सीजन मिलेगा। हालांकि अलग अलग कंपाउंड के रूप में मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा। हमें सबसे पहले काउंट करना है कि रिएक्टेंट में आयरन की कितने एलिमेंट है। Fe के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये एक एटम है। H के नीचे 2 लिखा है, मतलब इसका 2 एटम है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। इस साइड में आप देखेंगे कि Fe के नीचे 3 लिखा है, मतलब Fe आयरन का 3 एटम है, ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन का 4 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इज बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, आयरन बैलेंस है। हमारी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए बैलेंस के समय कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स है उस पर कंसंट्रेट पहले करें, उस पर ध्यान ज़्यादा दें। हम ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करेंगे, पहला तो ध्यान में हम पे जाएगा वो ऑक्सीजन पे जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसी का है। तो ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। इधर 4 करने के लिए हम यहाँ पे अगर 4 लिख दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन पर भी असर पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ये डिस्टर्ब हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 2 को 8 बनाना बहुत आसान है, 4 लिख देते हैं तो 4 2 जा 8 हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब आते हैं तो आयरन पे, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो आयरन पे देखते हैं। आयरन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। उससे क्या होगा, आयरन का जो एटम होगा वो 3 होगा। आप देख रहे हो आयरन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सो ये मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। इस प्रकार हम लोग कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल्स है जो H2 प्लस Cl, H2 प्लस Cl2 ये बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बिना टेबल बनाए हम इसको डायरेक्ट बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। टेबल इसलिए हमने बताया आपको, इससे आपको समझने में आसानी होगी, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा और बिना टेबल बनाए मेंटल कंसेप्ट लेकर के आप इसको फुलफिल कीजिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 है। अगर हम इसके आगे 2 लिख दें तो देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। यहाँ H का 2 है, यहाँ 2H हो गया, क्लोरीन का 2 है, क्लोरीन 2 है, मतलब ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो गया।
बस एक दो लिखा है। उसके बाद क्या है, H2 प्लस O2 H2O, H 2 है, यहाँ H 2 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस नहीं है। तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा। यहाँ आगे हम 2 लिख दें तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो 4 हो गया, 2 टू 4, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ आगे 2 लिख देते हैं, ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद है Mg, मैग्नीशियम प्लस O2 एरो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम। तो आप देखो Mg 1 है, यहाँ Mg 1 है, नो प्रॉब्लम, इट्स बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम आगे 2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, तो 2 Mg यहाँ पर बिल्कुल लगा देते हैं, नाउ दैट बैलेंस। उसके बाद है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हीट करेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो ये बन जाएगा Ag प्लस Br2, ब्रोमीन। सिल्वर अलग, ब्रोमीन गैस अलग हो जाता है। इसको बैलेंस कैसे करें? आप यहाँ देखो ब्रोमीन का 2 है, यहाँ ब्रोमीन 1 है, हम 2 लगा देते हैं, तो ब्रोमीन 2 हो गया, ब्रोमीन बैलेंस हो गया, लेकिन सिल्वर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 लगा दिया, बैलेंस। उस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। कॉपर Cu प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, क्या बना, CuNO3 2 कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। देखो यहाँ NO3 पूरा का पूरा NO3 2 है, यहाँ NO3 1 ही है, तो हम 2 लिख देंगे, मतलब NO3 मेरा इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, लेकिन मेरा सिल्वर कितना हो गया, 2 है, तो इधर सिल्वर Ag का आगे 2 लगा के सिल्वर बैलेंस हो गया। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, इट्स बैलेंस्ड। It's so simple, you can see. Another example is that sodium hydroxide NaOH plus sulfuric acid H2SO4, it forms sodium sulfate Na2SO4 plus water H2O। यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ भी SO4 1 इकट्ठा 1 है, लेकिन ध्यान दो Na2 है, Na2 है, यहाँ Na1 है, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो Na बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन पर इसका क्या असर है और हाइड्रोजन पर क्या असर। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन, 2 प्लस 2 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 4 प्लस 2 ऑक्सीजन 6, मतलब ये बैलेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे Na प्लस O2, सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O। यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ 1 है ना, आगे 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम कितना होगा 2 टू 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे, नाइट्रोजन बैलेंस। सो सिंपल। Fe प्लस Cl2 क्या बनाता है, फेरिक क्लोराइड FeCl3। देखो यहाँ क्लोरीन 2 है, आयरन तो बैलेंस है, Fe1 है, Fe1 बैलेंस है, क्लोरीन पर ध्यान देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्लोरीन को कैसे बैलेंस किया जाए, क्या करेंगे हम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन तो अनबैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 लगा देंगे, इस बैलेंस। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले,
सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड। देखो H यहाँ 2 है, सोडियम तो बैलेंस है, एक है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 2 है यहाँ 1 है, हम आगे 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, सोडियम अनबैलेंस हो गया, यहाँ 2 लगा देते हैं, इम्बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये कंबाइन मत करेगा तो बनाएगा H2O वाटर प्लस सल्फर, अलग हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पर सल्फर कितना है? 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ 1 1 2, यहाँ हम 2 लगा देते हैं सल्फर। तो क्या हो गया? H2 H बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर दो, तो क्या होगा? ऑक्सीजन 2 होगा, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो 4 होगा, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन सल्फर डिस्टर्ब हो गया, सल्फर कितना हो गया? 2 + 1 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब ये मेरा बैलेंस ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 सल्फर 2 + 1 3 सल्फर 3। उसके बाद है FeSO4 प्लस FeSO4 को जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करेगा, तो बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले आप देखो Fe यहाँ 2 है और यहाँ Fe 1 ही है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, तो आयरन Fe बैलेंस हो गया। सल्फर कितना हो गया? 2 सल्फर, यहाँ भी सल्फर 1 1 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ देखो 3 + 2 5 5 + 3 8, इट्स बैलेंस्ड। उसके बाद है Zn जिंक प्लस HCl। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप देखो क्लोरीन यहाँ पे जिंक बैलेंस है, देखो जिंक 1 है, जिंक 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, 2 लिख दिया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है? देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, जिंक 1 है, बट इट्स बैलेंस। So in this way, today we have seen few examples of chemical reaction and chemical equation, और हमने ये भी देखा कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।